लिंक डाल दी। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आवाज क्लियर आ रही है? एक बार आवाज बता दीजिए। ओके, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज एक बार ये हटा दो, कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स ने जब एडमिशन ले लिया, अब तो रिजल्ट पता ही होगा, तभी लिया होगा एडमिशन। तो स्टूडेंट इस वीक तो हम व्हाइट बोर्ड में करते हैं और नेक्स्ट वीक से डिजिटल बोर्ड ले आएंगे। एक्चुअली अभी तक हाथ काला करने की आदत पड़ी हुई है। तो क्या हुआ क्लैपिंग की? अच्छा, सो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हम फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के लिए आए हैं जो कि हमें एक जॉब देगा। वो चाहे आरपीएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी हो, यानी चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे नवोदय विद्यालय हो। जब हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो हमारा मेन उद्देश्य सिर्फ आरपीएससी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम राजस्थान के हैं तो हमारा पहला टारगेट वो हो सकता है, बट ऐसा तो नहीं है कि आरपीएससी मान लो एक साल बाद और 6 महीने बाद केंद्रीय विद्यालय की आ जाए। नहीं नहीं, हम केंद्रीय विद्यालय का नहीं देंगे क्योंकि हमें राजस्थान में लगना है, ऐसा तो नहीं है। सो आवाज, हेलो, आ रही है? आवाज आ रही है ना? जिसकी आवाज नहीं आ रही वो ज्वाइन ऑडियो में जाके, आवाज क्लियर है ना? एक दो स्टूडेंट कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही। ये पहले दिन इनको कईयों को पता नहीं होता है, तो थोड़ा आवाज क्लियर आ रही है पहले ये बता दीजिए। यस सर, क्लियर है वॉइस? ज्वाइन ऑडियो में जाकर म्यूट हटा दीजिए। सर मैं ऑडियो ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं। ज्वाइन ऑडियो में जाकर म्यूट हटा दीजिए बच्चों, ज्वाइन ऑडियो में जाकर म्यूट हटा दीजिए। और अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही तो मैं उसको क्या बोल रहा हूं? टाइप मैसेज कर दो एक बार। किसी बच्चे को कोई समस्या आ रही है इस नंबर पे कॉल कर लें, क्योंकि आवाज तो आ नहीं रही होगी जिसको समस्या आ रही है। ये आवाज उसके पास जा रही है जिसके पास समस्या ही नहीं आ रही है। अच्छा चलो खैर, हम तो आगे बढ़ते हैं। जो भी है, ये एक दो दिन तक तो जो बच्चा ज्वाइन करता है उसे थोड़ी देर तो लगता है। जैसा कि मैं बोल रहा था, हम ये शायद सेट और रिलेशन तक तो व्हाइट बोर्ड में करेंगे और उसके बाद डिजिटल बोर्ड तब तक आ जाएगा, ठीक है ना? वो डिजिटल बोर्ड लेने का जब भी टाइम मिलेगा तब चले जाएंगे। तो एक हफ्ता है जब आपको व्हाइट बोर्ड के साथ हम मिलेंगे, और जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो हो सकता है 3-4 दिन हमारी राइटिंग में भी फर्क पड़े, क्योंकि 3-4 दिन हैबिट होने में लगेगा। खैर मैं बात कर रहा था अपने एग्जाम की। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड अगर मैं सिंपली आरपीएससी की बात करूं, हाँ, बट जो मैं सिलेबस कराऊंगा वो जो आरपीएससी में मेंशन होगा वो होगा, बट उस सिलेबस के अंडर चाहे वो किसी भी एग्जाम में आता है वो कवर होगा। ऐसा नहीं है कि सपोज किसी एग्जाम में मान लो फंक्शनल एनालिसिस कोई टॉपिक है, मान लो मैं जस्ट एक टॉपिक की बात कर रहा हूं, अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो वो अब अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, मुझसे उम्मीद कर रहे हो कि सर वो कराएंगे, तो नहीं कराएंगे। सर वो करवा देंगे जो जो आरपीएससी में लिखा हुआ है। अब उस सिलेबस में अगर मुझे थोड़ा सा दाएं बाएं होना पड़ा, जिसमें केंद्रीय विद्यालय, डीएसएसबी या लेवल को ऊपर नीचे करना हुआ, तो वहां तक तो ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और मैं ये भी नहीं है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं ऐसा कहूंगा कि ये आरपीएससी में नहीं आया है तो मैं नहीं कराऊंगा। इवन आप हमारी शीट्स में भी देखोगे तो हमने एच टेट से लेकर, केंद्रीय विद्यालय से लेकर, यूपी से लेकर, आरपीएससी से लेकर, तकरीबन इवन नेक्स्ट पेपर में कॉलेज लेक्चरर और पॉलिटेक्निक के जो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन भी डालेंगे। हाँ, वो नहीं डालेंगे जो इस सिलेबस में नहीं है। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं।
ये पहले दिन ही बात होगी, उसके बाद तो फिर पढ़ाई की बात और हमारी आपस की बात ही होगी। समझ रहे हो ना सब? हाँ, कृष्ण चौधरी जी, कुलजीत सिंह जी और जगदीश मीणा जी, सब समझ रहे हो? ओके, तो ऐसा है। और 75% जो सिलेबस है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कॉमन है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कॉमन है। अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सोचा है कि दोनों, क्योंकि 75% आज तक हम हमेशा दोनों को कॉमन ही पढ़ाते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी सेम है और पेपर देने वाले भी सेम है। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट ग्रेड वाले सेकंड ग्रेड नहीं देंगे और सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड नहीं देंगे। तो दोनों को ही उस लेवल का पढ़ना पड़ेगा। और ये भी पक्की बात है कि जिस हिसाब से पेपर का लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, अगली बार उससे आसान पेपर नहीं आने वाला। ये भी मेरे ख्याल से आप सब मान रहे होंगे कि लास्ट टाइम जैसा एग्जाम आया था उससे अच्छा ही आएगा। ये भी मत सोचिए कि सर डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो सच्चाई से अवगत करा रहा हूं कि हमें हर चीज के बेसिक्स को लेकर चलना पड़ेगा, बिल्कुल नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक, ताकि शीट के सारे क्वेश्चन हो जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा हमारे जो हम पढ़ाएंगे वो प्लस टेस्ट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 7th रैंक वाले एक बच्चे की स्टेटमेंट थी, सर हमने एक भी असाइनमेंट सॉल्व नहीं की। बट मैंने ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप असाइनमेंट सॉल्व मत करना, आप असाइनमेंट सॉल्व करना, और मैं असाइनमेंट को सॉल्व करके इसमें डाल दूंगा। जिसको कहीं प्रॉब्लम आएगी वो उसमें देख लेना, फिर भी कोई समस्या आए तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना? फिर भी कोई समस्या आए वो पूछ सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि अगर मान लो कि मैंने असाइनमेंट, हाँ शीट अगर आप देखोगे उसमें जो आगे अभ्यास प्रश्न होंगे उसके मैं सॉल्यूशन नहीं डालूंगा। उसके सॉल्यूशन के लिए या तो आपका ग्रुप बना दूंगा जिसमें आपस में डिस्कस करना, या फिर मुझसे क्लास में पूछ लेना कि ये अभ्यास प्रश्न वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। क्योंकि मैं वीडियो सिर्फ उसकी बनाऊंगा जो पीछे हमारे सेक्शन ए और बी होंगे। अगर एक एक टॉपिक के 200-200 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा। आगे अभ्यास प्रश्न का मतलब है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो छोड़ देते हैं पढ़ाई कुछ टाइम तक, बीच में बीएड आ गई, 2 साल कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना? तो वो वाले क्वेश्चन उनको प्रैक्टिस के लिए हैं, जिसमें राजस्थान की बोर्ड के क्वेश्चन और कुछ ठीक ठाक से क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं, ठीक है ना? और वो बुकलेट शायद आपको दिख भी रही होगी, आपने देखा है ऐप में ऐसी कोई बुकलेट पड़ी थी शायद जी? बच्चों मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। हाँ विद्यार्थीगणों, सो बेसिकली 75% सिलेबस दोनों में कॉमन है। जो 9th-10th है उसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो जो सेकंड ग्रेड है उसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है? एक तो 9th 10th ट्रिग्नोमेट्री और ये जो एपी जीपी जो श्रेणी वाला टॉपिक होता है ये अतिरिक्त दिया हुआ है, एक्स्ट्रा दिया हुआ है सेकंड ग्रेड में। और यही फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, जो वलय होता है ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है, एक सम्मिश्र विश्लेषण दिया हुआ है एक्स्ट्रा, और 3D में ये जो गोला यानी स्फेयर, कोन और सिलेंडर दिया हुआ है, और एमएससी का पार्ट दिया हुआ है कुछ। हाँ उसमें वो अलग बात है कि एनए और एलपीपी यहां पर ग्रेजुएशन में दिया हुआ है सेकंड ग्रेड में, वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन में दिया हुआ है। अब यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है कि आज अगर मैं पिछले पेपर को छोड़ दूं तो बेसिकली जो स्कूल लेवल है उसमें 11 टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं। स्कूल लेवल के आपको 11 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अगर मैं फर्स्ट ग्रेड की बात करूं, फर्स्ट ग्रेड की बात करूं तो स्कूल लेवल के 11 टॉपिक्स दिए हुए हैं और 55 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आज तक तो हम, जब तक पिछला पेपर नहीं हुआ था तब तो मान के चल रहे थे, तब तक तो सर शीट्स आर इन इंग्लिश और हिंदी। तो वैसे तो बच्चे के स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि ही इज एक्सपेक्टिंग शीट इन इंग्लिश, ये मुझसे उम्मीद कर रहा है कि शीट इंग्लिश में मिले इसकी लैंग्वेज से, मगर शीट अभी हिंदी में है। उसके पीछे के जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, जो पीछे क्वेश्चन है, बट आगे जो शीट पूरी है वो हिंदी में है। अभी हमारी कोशिश है कि उसे ट्रांसलेट करवा दूं, मैं ट्रांसलेट करने के लिए रखा है, वो जैसी ट्रांसलेट होगी बट पहले हिंदी में ही अपलोड होगी। बट जो मैं जो थ्योरी करवाऊंगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में करवाऊंगा, आपके लिए वो भी सफिशिएंट है, ठीक है ना? तो उसका पेन मत लीजिए कि वो शीट किस में है, ठीक है ना? और 11 टॉपिक्स हैं, इसमें से 55 क्वेश्चन आते हैं।
55 क्वेश्चंस आते हैं। आज तक हर टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आ रहे थे, बट पिछली बार ये चेंज कर दिया गया है। क्वेश्चन आज भी 55 ही आ रहे हैं, मगर वो अब 5-5-5 नहीं आते। जैसे पहला टॉपिक मान लो सेटरलेशन फंक्शन दे दिया, दूसरा कॉम्प्लेक्स और वेक्टर अलजेब्रा दे दिया, इस टाइप के टॉपिक्स दिए हुए हैं। ऐसे ही 11 टॉपिक्स ही आपके ग्रेजुएशन के हैं, उसमें से 55 क्वेश्चन आते हैं। अब वो ग्रेजुएशन के 11 टॉपिक हैं और आज तक 5-5-5 आ रहे थे, बट वही कह रहा हूं पिछली बार वो चीजें चेंज कर दी। फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में क्या होता है कि कई बार कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, बट सेकंड ग्रेड में उसी में से 5 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, और फर्स्ट ग्रेड में उसमें से कितने आ रहे होते हैं, 1 या 2 आ रहे होते हैं। क्योंकि यही एमएससी वाले पार्ट जिसमें 5 टॉपिक हैं और उसमें क्वेश्चन आने हैं 10। अच्छा, क्वेश्चन 10 आने हैं यहाँ तो, हाँ क्वेश्चन 10 आने हैं, इसमें क्वेश्चन आने हैं 10। 5 टॉपिक हैं और इसमें क्वेश्चन आने हैं 10। तो अब आप देख लीजिए, अगर 5 टॉपिक में से जिसमें 10 क्वेश्चन आने हैं, उसी में आपका एलपीपी यानी इष्टमीकरण रैखिक प्रोग्रामन समस्या लिखा हुआ है, तो यहां पर मैक्सिमम 1 से 2 ही क्वेश्चन आएगा। एक टॉपिक के 2 से क्वेश्चन तो ज्यादा बन ही नहीं सकते। तो वो क्वेश्चन यहां तो 2 आ रहे हैं, और जबकि यही अगर हम सेकंड ग्रेड में बढ़ जाएं तो वहां पर 5-5 तक आ जाते हैं। पर जब हम करवाएंगे तो यही सोच के करवाएंगे, ये सोच के तो नहीं करवाएंगे कि एक ही आएगा, क्योंकि ये बच्चा जो कॉमन टॉपिक है वो तो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों के हिसाब से कराई जाए, यानी ये करवा के मान के करा जाए कि इसमें से ज्यादा ही आएगा। और पिछली बार वाले ने वैसे भी ट्रेंड चेंज कर दिया है, अब 5-5 क्वेश्चन जैसा कोई रूल नहीं बचा। और यही अगर मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं, सेकंड ग्रेड के साथ एक बात है कि ग्रेजुएशन काफी आसान रहता है। इसमें टोटल 90 मार्क्स जो होते हैं वो तो केवल और केवल 9th, 10th, 11th और 12th से आ जाते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 20, गारंटी नहीं है 20 की, 18 भी हो सकता है, बट मैं मान के चल रहा हूं कि 20 क्वेश्चंस तो यहां से आते हैं और 70 क्वेश्चन यहां से आते हैं। ये पार्ट आज तक सेकंड ग्रेड में ज्यादा अच्छा होता था फर्स्ट ग्रेड की कंपैरेटिवली, बट पिछली बार उन्होंने ये भी चेंज कर दिया है। फर्स्ट ग्रेड का लेवल अगर आप देखें, जिसमें हमने आंसर की निकाली थी लास्ट टाइम, फर्स्ट ग्रेड का लेवल अच्छा रखा था, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम में उन्होंने फर्स्ट ग्रेड में 11th 12th का लेवल अच्छा रखा था। तो आपको यही मान के चलना पड़ेगा कि हमारे साथ इस बार अच्छा लेवल ही आने वाला है। और 40 मार्क्स जो है वो आएगा ग्रेजुएशन में से, और इनको जो ग्रेजुएशन आएगा वो तो एक तरह से थाली में परोस के नंबर रखे जाएंगे। मगर अब ये भी सोचने वाली बात है, ये भी बैठेंगे इधर जिनको ये थोड़ा सा अच्छा दिया जाता है, जिनको थोड़ा सा अच्छा पेपर में आता है, तो ये भी तो बैठेंगे। अगर सेकंड ग्रेड वाला सिर्फ ये सोच के बैठे कि फर्स्ट ग्रेड वाला नहीं बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ मैं ही पेपर देने बैठूंगा, तो वो गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, सभी बच्चे होंगे जो कंपटीशन में आएंगे। कोई ऐसे बच्चे होंगे जो 4-4, 5-5 साल से पढ़ा रहे होंगे, तो वो सभी चीजें सोच के ही पढ़ना है। हमें हमारी प्रेपरेशन अच्छी रहनी चाहिए। आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, ये मान के कि पेपर हमारा 6 महीने बाद है, कि 6 महीने की हमें डट के तैयारी करनी है, उसी तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। पुराने पेपर आप देखते रहिए, जो रजिस्टर करा रहे हैं वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। असाइनमेंट कर रहे हैं ये बहुत रहेगा, फिर भी उसके अलावा अगर बुक की बात करेंगे वो तब करेंगे। एक बार पहले आप इनिशिएट कीजिए। अगर आपको लगता है बाद में कि सर और भी कोई बुक बता दीजिए, हम और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं बुक का नाम यहां ले लूंगा, ठीक है ना। अदरवाइज तब तक के लिए हमारे जो शीट्स हम जो करवा रहे हैं क्लास में, वो नोट्स प्लस जो शीट्स दी है वो शीट्स, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, प्लस जो टेस्ट है, बस टेस्ट कंटिन्यू देते रहिए। टेस्ट में ऐसा होगा कि सपोज एक बच्चे ने टेस्ट दिया है, उसका रैंक फर्स्ट हो जाएगा,
एक और बच्चा टेस्ट देगा, अगर उसके नंबर पहले वाले से ज्यादा आ गए तो वो बच्चा ऑटोमेटिकली सेकंड पहुंच जाएगा। तो टेस्ट चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उन सबका एक साथ ही रैंकिंग होगी, ताकि आपको यह समझ आता रहे कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है, हमारी स्थिति क्या चल रही है। ठीक है ना, समझ गए? ताकि आप एग्जाम तक भी अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें कि हम कहां चल रहे हैं, दुनिया कहां तक पहुंच गई है। ठीक है, पता लगे आंखें बंद करके हम ही अपने आप को तगड़ा समझी जा रहे हैं और बाहर दुनिया और भी पड़ रही है। सो मैसेज कर दो। तो कम टू फर्स्ट टॉपिक, और जो हमने प्लान किया है वो कैसे किया है मैं एक बार आपको, फर्स्ट डे है तो बता दूं। हमने जो सोचा है, अभी स्टार्टिंग में तो आपकी 2 आवर्स की क्लास होगी, बाद में 3 आवर्स की क्लास हो जाएगी। जैसे सेट रिलेशन फंक्शन जो अभी तक प्लान है, बाकी अब हम सब एक ही घर के मेंबर बन गए हैं। अब तो जो है खुल के बोलना है, सर नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, सर इसको अगर इस तरीके से, जो मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर 2+2 हमें तो 3 लग रहा था, आपने 4 बोल दिया। ठीक है ना, आपने डिस्कस करने बैठे हैं, आप मुझसे डिस्कस करो, मैं आपके साथ डिस्कस करूं। मैथमेटिक्स में यही तो मजा है। इसके बाद सॉरी, इसके बाद शायद 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी, वो 6:30 से 9:30 या 6 से 9 होगी। ओके, उसमें एक तरफ तो कैलकुलस हो जाएगा स्टार्ट और एक तरफ अलजबरा हो जाएगा स्टार्ट। कैलकुलस इन द सेंस सीमा, जो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी होता है ना, अवकलनीयता वगैरह, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटेग्रल कैलकुलस, समझ रहे हो आप, समाकलन वगैरह, ये सब। और एक तरफ अलजबरा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल थ्योरम, ऐसा है। ओके तो इस टाइप से 2 क्लासेस आपकी पैरेलल चलेगी। जब आपकी चलेगी तो इस टाइप से, और जब हम ऐसे जैसे इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा ही कराएंगे, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, और उसके बाद बीटा गामा फंक्शन वगैरह। जब इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो वो फिर वो पूरी ही कंप्लीट करेंगे। उसी टाइप से फिर 2 क्लासेस ऐसे पैरेलल स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अकॉर्डिंगली टेस्ट, आपको टेस्ट का हमें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, टेस्ट उसमें अपलोड होगा। जब आपको लगे कि अब मैं तैयार हूं, मैंने असाइनमेंट कर ली है, सब कुछ कर लिया है, मैं टेस्ट देने के लिए फ्री ओके हूं, तो आप अपना टेस्ट दे दीजिए। उसमें माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट चलेंगे। जो हमारा स्टार्टिंग का प्लान है वो तो ऐसा है, जैसे एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें एक माइनर टेस्ट होगा 30 क्वेश्चन का, फिर एक मेजर टेस्ट होगा जो 50 या 60 क्वेश्चन का होगा। ऐसे आपके 2 टेस्ट चल जाएंगे। तो उस टाइप से फिर जब अलजबरा ये इतना खत्म होगा तो फिर एक आखिरी में अलजबरा का टेस्ट, कैलकुलस खत्म होगा, फिर आखिरी में एक कैलकुलस का टेस्ट, और फिर जब ये पूरा 11th-12th होगा तो एक 11th-12th का टेस्ट, और आखिरी में पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद 4 या 5 फुल जो टेस्ट होते हैं उस टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट देने से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि आज तक ये टेस्ट की जो कमी रखते थे हम, तो उससे पता लगता है कि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर सब कुछ लग रहा है, आ रहा है, बट जब पेन उठाने लगते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार आ रहा है, और वही जब बाहर आके करते हैं तो हो जाता है। और वो सारी कमी कहाँ है, वो सिर्फ टेस्ट ना देने की है। तो आप में से जो बच्चा, देखो अगर आप सच में सही चीज की तैयारी करने आए हो तो तुम्हें टेस्ट भी देना ही पड़ेगा, चाहे उस टेस्ट में आपके 20 में से 0 नंबर भी आए, कम से कम अपनी गलती पता लगेगी, अगली बार 1 आएंगे। उसमें मोराल लो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कर दीजिए।
होपफुली प्लान आपको सारा समझ आ चुका होगा, ठीक है ना जी? समझ आ गया है? पीडीएफ का प्रिंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं पीडीएफ का प्रिंट, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहला टॉपिक लिखिए, समुच्चय तथा संबंध। समुच्चय तथा संबंध। जो सेट रिलेशन और फंक्शन है टॉपिक, स्टूडेंट सेट रिलेशन और फंक्शन ये टॉपिक है। इसमें पिछले फर्स्ट ग्रेड में शायद 7 क्वेश्चन के आसपास आए थे और सेकंड ग्रेड में भी 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो आखिरकार काफी अच्छी वेटेज है इसकी, तो आपको इसको बिल्कुल, और सेट पढ़ना स्टार्टिंग में जरूरी भी है, क्योंकि हर जगह आपने कोई भी बुक अगर आप ओपन करो तो आप देखते हो सबसे पहले समुच्चय ही लिखा जाता है। जब तक आप समुच्चय नहीं करेंगे, ना ही आप रियल की तरफ बढ़ सकते हो, ना ही अलजबरा की तरफ बढ़ सकते हो, इवन मैं फंक्शन भी नहीं करा सकता हूं। तो कुछ भी जब रियल नहीं होगा तो आगे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो समुच्चय आपके लिए सबसे पहला टॉपिक करना बहुत आवश्यक होता है। कोई भी बुक आप खोलोगे, अगर उसमें सेट टॉपिक इन्वॉल्व है, सेट टॉपिक है, तो वो सबसे पहले ही लिखा जाता है। आप कभी भी कोई बुक खोलना, चाहे आपने 11th-12th में किताब खोली हो, तब भी आप देखना अगर समुच्चय चैप्टर उसमें है आपके सिलेबस में, तो सबसे पहले समुच्चय ही होगा। आपने बीएससी करनी शुरू की तो उसमें विविक्त गणित यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बुक होती थी, और उसमें भी पहला चैप्टर खोलोगे तो समुच्चय ही होगा। तो समुच्चय अपने आप में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लिखे, सेट यानी समुच्चय। बाद में जरूर डिजिटल बोर्ड लेने के बाद हम उसकी हेल्प लेंगे। तो लिखे, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी देखिए, आवाज कम करने को बोलो। सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वेल डिफाइंड, यानी सुपरिभाषित। और सुपरिभाषित का मतलब क्या है? आ रही है सर वॉइस, किसने पूछा है? सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड का मतलब है कि जो भी आपके पास दिया हुआ है, जो जैसा भी आपके पास सेट दिया हुआ है, अगर मैं इसको सेट क्लेम कर रहा हूं तो इसका हर एलिमेंट किसी नियम के अकॉर्डिंग हो, यानी उसके बीच में कुछ ऐसा ना हो। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मैं कहूं जयपुर शहर के सभी अमीर लोग। अब अगर मैं जयपुर शहर के सभी अमीर लोग कह रहा हूं तो यह सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि कोई ऐसी अमीर की डेफिनेशन नहीं है। हां, अगर ऐसा कह दें कि जिसके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए होंगे या उससे ज्यादा होंगे, वो अमीर की कैटेगरी में आ गया। अगर ऐसा है तो यहां पर मैंने अब इसे अच्छी तरीके से परिभाषित कर दिया। अब अगर मुझे चेक करना है कि ये अमीर है या नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना पड़ेगा? उसके बैंक खाते में देखेंगे,
10 लाख या उससे ज्यादा रुपए हो गए तो वो अमीर की श्रेणी में आ गया, और अगर उसके अकाउंट में 1 रुपया भी 10 लाख से कम आ गया तो वो अमीर की श्रेणी में नहीं आया। यानी अगर मैं इसे डिस्टिंग्विश कर पाऊं, किसी भी अवयव को उठाकर मैं ये बता पाऊं कि ये इसमें सम्मिलित होगा कि नहीं, अगर इस प्रकार से मैं कर पाऊं तभी मैं कहूंगा ये कैसा है, सुपरिभाषित है। जैसे मैं कहूं किसी कक्षा के 5 सबसे लंबे लड़के, तो इनसे मिलके इनका जो कलेक्शन है, इनका जो संग्रह है, क्या ये समुच्चय बनाता है कि नहीं। उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या लंबाई सुपरिभाषित होती है, क्या ये अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड है। हाँ, लंबाई को मेजर करने का एक प्रॉपर तरीका है। अगर मैं ये बोलूं कि जैसे आप बचपन से पढ़ते हैं कि मुझे कहा जाए कि पानी, इसने कितना पानी पिया, कोई ये कहे कि इसने 2 गिलास पानी पिया, तो आप उससे जज नहीं कर सकते कि असल में इसने कितना पानी पिया। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, हम उसे मिलीलीटर या लीटर में बताएं तब बता सकते हैं कि 2 लोगों में किसने ज्यादा पिया। मैं 1 गिलास पानी पी लूं और आप 2 गिलास पानी पियो तो कोई ये नहीं कह सकता कि आपने ज्यादा पिया है। क्या पता, कई कहते नहीं कि कितनी रोटी खाता है, मैं कहता 4। आपने कहा, आपसे पूछा जाए कितनी रोटी खाते हो, आपने कहा 4। तो ये थोड़ी ना कि दोनों की भूख बराबर है। क्या पता मैं आपके घर आऊं, मैं आपके घर 2 ही खा पाऊं। आपके घर के जो रोटी होती है, अब जब लड़के जो रोटी बनाते हैं आपने देखा कितनी मोटी मोटी होती है, और वही घर में बनती है एकदम पतली पतली। अब वो तो डिपेंड कर रहा है, कोई बाजरे की रोटी खा रहा है, बाजरे की रोटी किसी के घर तो खूब बड़ी बन रही है, कोई छोटी सी बना के हो रहा है। तो हर चीज सुपरिभाषित का मतलब है जो प्रॉपर तरीके से वेल डिफाइंड हो। अगर मैं कक्षा के सबसे मैं बोलूं कक्षा के 5 होशियार लड़के, तो होशियारी को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि इस बच्चे को होशियार की कैटेगरी में डाला जाएगा। हो सकता है कि आप जो बच्चे हो ये मैथ्स में होशियार हो, बट कोई इंग्लिश में नालायक हो। इंग्लिश वाला टीचर आके कहेगा कि इसके जैसा नालायक तो बच्चा ही नहीं देखा मैंने। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि कोई बच्चा अगर इंग्लिश में होशियार है तो उसके मैथ में होशियार होना जरूरी है। होशियारी किसी सब्जेक्ट में होशियार होने से आप उसे होशियार या नालायक कंसीडर नहीं कर सकते। सुपरिभाषित वर्ड इसीलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं कक्षा के सबसे भारी 5 लड़के, तो भार को मेजर करने का कोई तरीका है, तो यहां पर भी मैंने उसे सुपरिभाषित कर दिया, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड कर दिया। अगर आप इस टाइप का कलेक्शन ले पाओ, इस टाइप का जो कलेक्शन होता है वो क्या बनाता है, सेट बनाता है। सेट बनाता है। अगर आपको ऐसा बोला जाए कक्षा में सबसे सुंदर 5 लड़कियां, इसका कोई भी इनका जो कलेक्शन है ये सेट नहीं बनाता, क्योंकि सुंदरता मेजर करने का कोई तरीका नहीं है। अब किसी भी मां से पूछो, उसको उसका बच्चा सुंदर लगेगा, सही कहा कि नहीं। अगर वो भी वेल डिफाइंड होता कि सुंदर वही है जो 6 फुट से ऊपर है, तो अब पता लग जाता कौन कौन सुंदर है। मैं सुंदर नहीं होता, मेरे घर में जाके पूछो मेरी मम्मी से, मैं बहुत सुंदर हूं। तो वही बात है। तो ये जो वेल डिफाइंड का मतलब होता है, सुपरिभाषित का मतलब है आप किसी भी एलिमेंट को उठा के देख के बता पाओ कि ये इस कलेक्शन के बीच में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मुंशी प्रेम, जैसे किताबों में एक एग्जाम्पल लिखा होता है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए नॉवल। तो आपने एक नॉवल उठाया, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है तो उस कलेक्शन में आ गया, नहीं लिखा गया है तो उस कलेक्शन के बाहर चला गया। तो कोई भी ऐसा कलेक्शन जिसके कोई हर एलिमेंट को देख के बता पाओ कि ये एलिमेंट इस कलेक्शन में या तो होगा या नहीं होगा, उसके बारे में कोई दो राय ना हो। जैसे इंडिया में सभी नदियों के नाम या सभी नदियों के नाम, तो आपने कोई भी नदी उठाई, कोई भी नदी पिक की, अगर वो नदी इंडिया में है तो इस कलेक्शन में आ गई, नहीं उसके बारे में दो राय तो नहीं है कि यार पता नहीं है इंडिया की है कि नहीं। जो इंडिया से जाएगी वो इंडिया की नदी है। इन द सेम वे मैंने क्या बोला है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। जैसे कि और जो इसके जो अवयव होते हैं ना, उसे हम हमेशा करली ब्रेसिस में लिखते हैं, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर, इसे जो मंझला कोष्टक होता है ना, इसके मध्य में लिखते हैं। कोई भी समुच्चय होता है उसको लिखने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो लिखें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहां से कम 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं आपके पास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जिसे हिंदी में कहते हैं समुच्चय का निरूपण। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है। समुच्चय का निरूपण।
समुच्चय को निरूपित करने के दो तरीके होते हैं स्टूडेंट्स। एक तरीका होता है रोस्टर विधि, रोस्टर विधि या जिसे कहते हैं सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप या फिर रोस्टर विधि, रोस्टर विधि, और इंग्लिश में लिस्टिंग फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो एक तरीका तो होता है लिस्टिंग फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप, सारणी बनाकर लिखना, या कहते हैं रोस्टर विधि। सारणी बना के लिखने का मतलब क्या है, इसमें प्रत्येक अवयव के को ना कॉमा से अलग अलग कर दिया जाता है। इसमें हर अवयव को कॉमा से अलग अलग करके कर दिया जाता है। और दूसरी विधि क्या है, दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। इसका दूसरा नाम नियम विधि यानी रूल मेथड भी होता है। नियम विधि, सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप। और वैसे वो उसमें आपको जो आपकी बुकलेट होगी वो उसमें इस टाइप की चीजें लिख दी जाएगी। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सेट के जितने भी अवयव होते हैं वो किसी खास गुणधर्म को संतुष्ट करते हैं। इसमें जितने भी अवयव होते हैं वो कुछ खास टाइप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। यानी क्या लिखा जाता है, कुछ ऐसा लिखते हैं, इस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे। जब मैंने ऐसा लिख दिया इसका मतलब है इस सेट के अंदर एक्स आ रहे हैं, अब मुझे इस एक्स के बारे में बताना पड़ता है, और ऐसा लिखा जाता है इस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे, इस समुच्चय के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जो कुछ खास टाइप के गुण धर्म, कुछ खास टाइप की प्रॉपर्टी को संतुष्ट कर रहे होते हैं। बोला जा सकता है वो सभी एक्स जो नेचुरल नंबर भी हो 5 से कम हो, वो सभी एक्स जिनका स्क्वायर 36 हो, और वो साथ साथ रियल नंबर हो, वो कुछ भी प्रॉपर्टी यहां दे सकता है। इसका मतलब है वो सभी एक्स आएंगे जो कुछ खास टाइप के गुण धर्म को संतुष्ट करेंगे। और ये जो लाइन लिखी है इसको सच दैट कहते हैं, यानी इसे ऐसे पढ़ते हैं हिंदी में, दो बिंदी भी लिख सकते हैं और ये लाइन भी बना सकते हैं, दो बिंदी भी लिख सकते थे और ये लाइन भी बना सकते थे। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूं, अगर मैं लिस्टिंग फॉर्म की बात करूं तो देखिए जैसे ऐसा, समुच्चय के जो अवयव होते हैं, समुच्चय जो होता है ना, इसे नॉर्मली अधिकतर अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। वो ए बी सी कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैसे भी डिनोट किया जा सकता है यानी दर्शाया जा सकता है। जैसे मैं ऐसा लिखूं, कुछ ऐसा 1 2 3 4, मैं कुछ भी करके लिख दूं 1 2 3 4। और अगर मैं इसको ही ऐसा लिखूं a बराबर x, दो बिंदी या ऐसी लाइन, a बराबर x, मतलब मैंने बोल दिया मेरा आंसर a किसके बराबर है, x का, x के बराबर। अब x किस टाइप की प्रॉपर्टी को रखेगा आगे वो लिखना पड़ता है। a बराबर x, नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज x। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये x क्या है, अब मैं बताऊंगा। जैसे ये लिखना है x जहां नेचुरल नंबर हो तथा 5 से कम हो। देखो ये क्या था, x जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। मेरा आंसर a किसके बराबर है, x के बराबर। अब मुझसे पूछा जा रहा है ये x है क्या, a तो आपने बोल दिया a किसके बराबर है, a के अंदर x आएगा। अब ये तो बताओ ये x क्या है, जहां x प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 ये सब होते हैं, और साथ साथ तथा 5 से कम होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर भी हो और 5 से कम भी हो तो वो कौन कौन होते हैं, 1 2 3 4। इस टाइप से लिखा जा सकता है, कुछ भी कह सकता है ऐसा, सच दैट
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 बराबर 0। अब आगे अगर कुछ नहीं लिखता है वो ऐसा छोड़ भी सकता है और आगे लिख भी सकता है कॉमा एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो एक्स, एक्स पूर्णांक हो, एक्स रियल नंबर हो, और कुछ नहीं लिखा है तो आप यहां पर रियल नंबर मान के चलें तब तक। तो यहां पर क्या है, वो सभी एक्स जिनका स्क्वायर -1 है, जिनका स्क्वायर, और अगर कॉम्प्लेक्स तक भी इजाजत है, कोई ऑप्शन है तो आप कॉम्प्लेक्स तक भी जा सकते हैं, वरना वो मेंशन हमेशा करेगा, रियल तक भी रोकने की कोशिश करेगा तो मेंशन करेगा, वरना आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स ही मान लीजिए। तो वो सभी एक्स जिनके स्क्वायर, तो आपको यहां से एक्स निकालना है, बी के अंदर वो सभी एक्स आ रहे हैं कि एक्स स्क्वायर -1 0 हो जाए, और अगर एक्स स्क्वायर -1 0 हो जाए इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाए, और अगर एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो जाए यानी एक्स बराबर +1 और -1, यानी बी के अंदर +-1 है, तो आप ऐसा लिखें। जो एलिमेंट लिखे हैं किसी भी सेट के अंदर जिनको मैंने कॉमा से अलग किया है, जो कि मैंने रोस्टर विधि यानी लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है, इसमें एलिमेंट को आगे पीछे कैसे भी लिख दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुच्चय में एलिमेंट की रेपिटेशन का कोई मीनिंग नहीं है, मैं बार बार ए लिखूं उसका कोई मीनिंग नहीं है। एक बार ए लिख दिया मतलब ये आ गया कि ए इस कलेक्शन में ए आएगा, बस बात खत्म है। अब चाहे ए 10 बार कहते रहो, उसका मतलब भी केवल ए ही है। केवल और केवल सेट में ए का मतलब है ए, कि इस सेट में ए है। अब उसके बाद ए को चाहे 10 बार रिपीट कर दो चाहे एक बार लिख दो, पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे -1, लिख दो चाहे 1, -1। यहां पर इसमें बताया गया है इस सेट के अंदर -1 और 1 आता है। ओपन इंटरवल ऐसे में लिखने में फर्क पड़ता है, ऐसे में लिखने में फर्क पड़ता है जब मैं ऐसा लिख देता हूं तो इन दोनों का डिफरेंट मीनिंग है, वो आगे बताता हूं। मगर इसका मतलब है कि ये जो मैंने मंझले ब्रैकेट के अंदर जो ये कलेक्शन लिया है, ये कलेक्शन किस संग्रह किस चीज का है, सिर्फ -1 और 1 इसके अंदर है। ओके, तो ये हमारे पास होता है समुच्चय। तो आप ध्यान रखिए कि समुच्चय का मतलब क्या होता है कि अवयवों के ऐसे संग्रह को समुच्चय कहते हैं जो सुपरिभाषित हो यानी वेल डिफाइंड हो, यानी किसी भी एलिमेंट को पिक करके मेरे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि मैं ये ना बता पाऊं कि ये इसमें होगा पता नहीं होगा, उसके बारे में क्लियर कट नॉलेज हो कि हाँ ये इसमें है या नहीं हो। प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से डिफाइंड होना चाहिए। और उसे लिखने के ये 2 तरीके होते हैं। उसको लिखने के ये 2 तरीके होते हैं। अब जैसे समुच्चय के प्रकार, मैं समुच्चय के प्रकार पे आता हूं। समुच्चय के प्रकार, एक एक चीज समझ के चलते रहें, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट, पहला रिक्त समुच्चय। इसका दूसरा नाम एम्प्टी सेट भी है। इसका एक नाम एम्प्टी सेट भी है। इसका एक नाम एम्प्टी सेट भी है। तो नाम से ही पता लग रहा है रिक्त समुच्चय मतलब क्या हुआ, एक ऐसे सेट को हम रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट कहते हैं जिस समुच्चय में कोई भी अवयव विद्यमान ना हो। सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट। तो लिखे जिस समुच्चय में, लिखें ध्यान से, जिस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान ना हो
जिस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट, सॉरी, सेट हैविंग नो एलिमेंट, सेट हैविंग नो एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल a बराबर x, जहां x नेचुरल नंबर हो तथा एक से कम हो। अगर a नेचुरल नंबर भी है और एक से कम भी है तो मैंने क्या बोल दिया, a x के बराबर है। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज x। अब मेरा क्वेश्चन है x क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और एक से कम भी होना चाहिए। तो एक से कम तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं। तो ये सेट कैसा हो गया, करली ब्रैकेट बनाओ, वो एलिमेंट लिख दो जो इसमें आएंगे, और मजे की बात है कोई नहीं आएगा। और इसे हम इस सिंबल फाई से भी दर्शाते हैं। बट याद रख लेना कि अगर आपने ऐसा लिख दिया तो अब आपके पास इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है फाई। इस सेट के लिए जो फाई है वो एक अवयव की तरह ट्रीट हो रहा है। आप जब भी करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो भी लिखा जाएगा वो इस सेट का अवयव होगा। तो अगर ऐसा लिख दिया यानी इस सेट में, इस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान नहीं है, इस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान नहीं है। लिखें क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है, या कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, जो भी है, कौन से रिक्त समुच्चय हैं। आपको यह पता है, इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच के आप सारे नंबर लेते हो ना, वो वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। ठीक है ना, मैं एक्चुअल डेफिनेशन पे नहीं आ रहा हूं। जी, दिख रहा है। जी फरमाइए, इन निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। मुझसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है बच्चों। अब आप देखिए, मैंने ये सारे के सारे समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हैं। A1 के अंदर वो सभी x आएंगे कि x² - 1 0 हो जाए। ये कैसा सेट है, अगर आपको ध्यान हो, ये ऐसा सेट है। ये कैसा सेट है, ये असल में आयोटा और माइनस आयोटा आना था, क्योंकि आपका आंसर x है स्टूडेंट्स, तो आपको यहां से सॉल्व करके x निकालना है। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो x² + 1 बराबर 0 यानी x² बराबर -1। क्या आपको ध्यान है, ये ऐसा हम सॉल्व करते थे। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, मैं समझ रहा हूं कि 2 साल कोरोना में
हमने पढ़ाई को बाय बाय कहा हुआ था। अब ये क्या है, A3 के अंदर वो सभी x आएंगे कि x स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, और अगर ऐसा होगा तो यहां से जब x निकलेगा तो x स्क्वायर बराबर 9 और x बराबर प्लस माइनस रूट 9 यानी प्लस माइनस 3। रूट का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आता है, तो अगर आप देखें तो यहां भी प्लस माइनस 3 आ रहा है। अब यहां पर A4 के अंदर वो सभी x आएंगे कि x स्क्वायर बराबर x प्लस 2 हो। तो अब इसको सॉल्व करना है विद्यार्थियों, सॉल्व ही तो करना है। इसे सॉल्व करना हम जानते थे कि नहीं? इसे सॉल्व करना हम जानते थे कि नहीं? सॉल्व करना जानते थे कि नहीं? तो देखिए, गुना करने पर 2 आए और ऐसे 1, ऐसा करते थे बचपन में शायद, अगर आपको ध्यान हो। टू और -1 तो आप देख सकते हैं, और आपको चेक करना हो तो -1 रख के देख लें तब भी सही है, 2 रख के देख लें तब भी सही है। एक बच्चा कह रहा है कि वीडियो पॉज हो रही है। बच्चों, जब होगा ना तो सबके लिए होगा, हमारी तरफ से वो कोई नहीं है। हमारे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, वो आपकी साइड से हो सकता है। सुबह से थोड़ा फेसबुक वगैरह कम देखा करें, शाम के लिए थोड़ा डाटा बचाओ। मैं समझ रहा हूँ सुबह क्लास हो जाती तो बढ़िया रहता, बाद में जितना डाटा होता तो ठीक था। इसका अगर नहीं निकल रहा है आपको, ऐसा नहीं है, तो श्रीधराचार्य मेथड यानी डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता था x बराबर -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, और रूट डी क्या होता था? b स्क्वेयर माइनस 4ac, और ये -3 का रूट तो आयोटा में आ जाएगा, जो कि ये सामने लिखा हुआ है x वास्तविक संख्या भी होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखता मैं तो अपना काम हो जाता, ये भी रिक्त नहीं आता। बट ये रिक्त इसलिए हो गया है क्योंकि मैंने बिलोंग्स टू R लिख दिया है। अगर मैं सिर्फ ये हटा दूं तो स्थिति चेंज हो जाएगी, मगर यहां पर मेरे ये दोनों ही सही हो गए हैं, और उनके सही होने का कारण ये था कि यहां पर मैंने सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बाहर नहीं जा रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आप रिक्त समुच्चय की परिभाषा समझ चुके हैं। हाँ बच्चों, रिक्त समुच्चय की परिभाषा समझ आ गई? फरमाइए, एक बार कोई बच्चा रिप्लाई कर दे रिक्त समुच्चय की परिभाषा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब मैं अगली परिभाषा की तरफ बढ़ता हूं, एकल समुच्चय। इसे कहते हैं एकल समुच्चय। नाम से ही पता लग रहा है स्टूडेंट्स, एकल। एकल मतलब जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो, सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो, तो लिखे जिस समुच्चय में जिस समुच्चय में जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो सॉरी, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उसे एकल समुच्चय कहते हैं। स्टूडेंट्स, लिख लिया? हिंदी वालों ने भी, उम्मीद है हिंदी वालों ने लिख लिया हो। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान है उसे एकल समुच्चय कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उदाहरण दूं तो जैसे मैंने यहां लिख दिया 5,
ये कौन सा रूप है? सारणीबद्ध रूप। एक ही अवयव लिखना था। और अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, बी में वो सभी एक्स आएंगे सच दैट बी बराबर एक्स। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्स। तो अभी एक्स क्या है? जहां एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए तथा 5 और 6 के बीच में। अब आप देखिए, 5 के साथ ये बराबर का चिन्ह है, 6 के साथ नहीं है। इसका मतलब 5 और 6 का बीच का हर नंबर, 5 सम्मिलित है 6 नहीं, मगर नेचुरल नंबर लिख दिया है तो 5 और 6 के बीच में जिसमें 5 सम्मिलित है 6 नहीं, तो केवल 5 ही बचा, केवल 5 ही बचा। तो ये था समुच्चय निर्माण यानी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है और लिस्टिंग फॉर्म यानी सारणीबद्ध रूप में ऐसे लिखा जाता है। यह है एकल समुच्चय। तो जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव विद्यमान होता है ना स्टूडेंट, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। ओके, सो एक मिनट आगे देखें एक बार। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय नाम से लग रहा है फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो। सीमित का मतलब एलिमेंट या तो एक भी ना हो, जीरो एलिमेंट, जीरो क्योंकि एक सीमित संख्या है, एक एलिमेंट, 100 एलिमेंट, करोड़ एलिमेंट, इन्फिनिट ना हो। फाइनाइट एलिमेंट जब तक है, परिमित अवयव जब तक है, ऐसा सेट फाइनाइट सेट यानी परिमित समुच्चय कहलाएगा। तो लिखें, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, स्टूडेंट जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो, अब वो चाहे रिक्त हो जाए, चाहे एकल यानी सिंगलटन हो जाए, और चाहे एक से ज्यादा एलिमेंट हो जाए, कैसा भी सेट हो जाए वो फाइनाइट सेट की कैटेगरी में ही आएगा। कोई भी सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या सीमित होगी उसे हम क्या कहते हैं? परिमित यानी फाइनाइट सेट बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। चलो चेक करते हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट, एकल, सब पे बात करते हैं। वैसे जो रिक्त होगा वो भी फाइनाइट होगा, जो एकल यानी सिंगलटन होगा वो भी फाइनाइट होगा, जो परिमित होगा वो तो परिमित है ही, अन्यथा अपरिमित हो जाएंगे। तो देखें, निम्न समुच्चयों पर विचार कीजिए। पर विचार कीजिए। डिस्कस अबाउट फॉलोइंग सेट्स। पहला, A1 के अंदर वो सभी x आएंगे और x बिलोंग्स टू z। अच्छा, अब अगर किसी को z नहीं बता और कोई कहना चाहता है कि सर समुच्चयों के बारे में बता दीजिए, z का मतलब होता है सर एम्प्टी सेट इज फाइनाइट। ऑब्वियसली, बिल्कुल
एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय एक फाइनाइट सेट होता है। x बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर्स। और इंटीजर क्या होता है, अगर आपको बता दूं मैं, इंटीजर ये होता है, ये सेट पूर्णांक होता है। मेरे ख्याल से आपको ध्यान होगा पूर्णांक क्या होता है। अभी मैं कुछ स्टैंडर्ड सेट भी लिख दूंगा चलो इस क्वेश्चन के बाद, कि स्टैंडर्ड सेट कौन कौन से होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर कौन सा होता है, इंटीजर यानी पूर्णांक कौन सा होता है, परिमेय यानी रैशनल, अपरिमेय मतलब इररेशनल नंबर्स ये कौन से होते हैं, ये भी लिख देंगे। बट पूर्णांक आई थिंक आपको पता होगा। पूर्णांक पता है अपने को, इंटीजर्स, हाँ जी पता है, हाँ कुलजीत जी पता है ना अपने को, इंटीजर्स हमें पता है बिल्कुल। इंटीजर जो है उसे आई से भी दर्शाते हैं कई, आई फॉर इंटीजर। बट जर्मन लैंग्वेज में नंबर्स को ज़हलन बोलते हैं। जर्मन लैंग्वेज में जो नंबर होते हैं, संख्याएं होती हैं, उनको ज़हलन बोलते हैं, इसीलिए हम Z से भी दर्शाते हैं कई बार इसे। तो खैर मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसे मत सोचना आवाज नहीं आ रही, मैं बोल नहीं रहा हूं। खैर इससे मुझे यह भी पता लग जाएगा कि बच्चों को कहां से लेकर चलना है। कि वैसे तो हम आगे आने वाले टाइम में सारे ग्राफ सीख लेंगे, बट मैं एक बार इस क्वेश्चन के माध्यम से ये देखना चाहता था कि हमें अब आने वाले टाइम में जब हम फलन वगैरह पढ़ लेंगे तब हम इसमें और एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि समुच्चय में वो किसी भी प्रकार का दे सकता है। ऐसा नहीं है कि जब भी वो बोलेगा कि एकल समुच्चय है तो उसका मतलब है उसे यही देना पड़ेगा कि ऐसा लिख दे। हो सकता है वो कुछ इन शक्लों को दे, शक्ल थोड़ी और गंदी भी कर सकता है,
शक्ल और खतरनाक कर सकता है। कितनी ही खतरनाक शक्ल कर सकता है वो। हमें क्वेश्चन का मतलब समझ आना चाहिए कि मतलब क्या है। मुझे सिर्फ इतना ही करना है कि इनमें से हर समुच्चय का नेचर जानना है। मैं आपकी मदद करूंगा जो जो चीज नहीं पता होगी, और नहीं पता होगी एट द एंड ऑफ द डे जरूर पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इससे सिर्फ मैं इतना जान रहा था, इस क्वेश्चन से मैं ये जानना चाहता था कि मुझे किस टाइप के आपको उदाहरण देने हैं। जी पहले के बारे में क्या ख्याल है? फाइनाइट तो है, फाइनाइट की तो बात है सही। एक बच्चे ने कहा देखो A1 के अंदर वो सभी x आएंगे कि x स्क्वेयर बराबर 1 हो। अगर x स्क्वेयर बराबर 1 है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब x प्लस माइनस 1 हो गया। उन्होंने कहा A1 के अंदर वो सभी x आएंगे जिनका स्क्वेयर 1 के बराबर है, तो आपका आंसर तो x है ना बच्चों, तो यहां से x निकाल लिया। तो विद्यार्थी गणों x निकला प्लस माइनस 1 आगे है, मगर x पूर्णांक भी होना चाहिए। अगर वो बोल देता x केवल नेचुरल नंबर होना चाहिए तो इनमें से केवल 1 ही होता, बट इसने यहां पर पूर्णांक बोला है, तो आपका आंसर -1 और 1 दोनों है। यानी वो बेसिकली मुझे क्या कहना चाह रहा है, ये एक परिमित समुच्चय है जो कि ना ही रिक्त है, ना ही एम्प्टी है, और ना ही सिंगलटन है, ना ही एकल है। ओके, एक बार करो। पानी में अगले का क्या है बोलो, दिखाओ बच्चे क्या बोल रहे हैं। डिजिटल बोर्ड होता देखो कितना आसान था, मैं आराम से, मुझे बस क्लिक करना था, ये सारे क्वेश्चन आ गए। टीचर की जिंदगी काफी आसान है डिजिटल बोर्ड में। देखा ना क्या बोल रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हो सर। मैं तो बेसिक से पढ़ाता हूँ, ये मजाक तो नहीं उड़ा रहा बच्चा। पढ़ाना, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, बेसिक का मतलब जो बच्चा समझता है ना, बेसिक का मतलब होता है डेफिनेशन देके उसके हिसाब से उन पे क्वेश्चंस करवाना, उस क्वेश्चन को धीरे धीरे बढ़ाना। बेसिक का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको बोलूं x प्लस 2 बराबर 3, तो बताओ x क्या होता है। आप समझ रहे हो? A2 इज इक्वल टू x, A2 x के बराबर है। नाउ माई क्वेश्चन इज व्हाट इज x। अब मेरा क्वेश्चन है ये x क्या है। मॉड x 2 हो और x पूर्णांक भी हो। अब अगर मॉड x बराबर 2 है स्टूडेंट, तो बताओ किसका मॉड 2 होता है, मुझे ये बताओ। अगर किसका मॉड 2 होता है, वो +2 का और -2 का, तो 2 और -2 दोनों का मॉड ही 2 होता है, और साथ साथ x पूर्णांक भी होना चाहिए। तो इन दोनों में से पूर्णांक कौन है सर? इनमें से तो दोनों ही पूर्णांक है, क्योंकि -2 एंड 2 बोथ आर इंटीजर्स। सो -2 और 2 दोनों ही इसके आंसर है। यू कैन चेक। वो A2 के अंदर वो सभी x आएंगे जिनका मॉड 2 हो, और किसका मॉड 2 होता है? 2 का या -2 का। एक बच्चे ने कहा है 3 रिक्त है। अच्छा ये तो मैं कर ही चुका था, सॉरी मैंने रिपीट कर दिया क्या? चलो कोई बात नहीं। अब अगला चौथा बताएं। दोबारा आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, ट्राई करें। 1 मिनट दे देता हूं, 1 मिनट बाद बात करता हूं। ध्यान से, जो भी गलत सही करना है एक बार अपनी कॉपी में कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर हम तो डिस्कस करने आए हैं बस। अगला क्या बोल रहे हैं? A4 के अंदर वो सभी x आएंगे जिनका मॉड 1 से कम हो, जिनका मॉड 1 से कम। अब देखो इसको वैसे पढ़ेंगे कैसे, देखे
मॉड x एक ऐसा रियल नंबर है, अभी एक बार रियल नंबर, मैं इसको भूल जाता हूं एक बार, x एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी 0 से जो दूरी है वो 1 से कम हो। x एक ऐसा रियल नंबर है जिसकी 0 से जो दूरी है वो 1 से कम है। यानी देखो 0 से जो दूरी है वो 1 से कम हो, एक यहां, भाई x एक ऐसा नंबर है, ये सब x है, x एक ये सब x है, क्यों? क्योंकि इन सभी बिंदुओं की 0 से जो दूरी है वो 1 से कम कम है। यहां पर मैं कोई भी x ले लूं, कोई भी बिंदु ले लूं, कोई भी रियल नंबर ले लूं, उसकी जो 0 से दूरी है वो 1 से कम कम रहेगी। कब? जब वो x -1 और 1 के बीच में रहेगा। यानी इसका मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है x -1 और 1 के बीच में। ध्यान से देखिए, मॉड x लेस देन 1 का मतलब क्या है? x एक ऐसा नंबर है जिसकी 0 से जो दूरी है, 0 से दूरी 1 से कम, तो यहां तक एक और यहां तक एक, तो x जो भी आप रियल नंबर उठा रहे हो उसकी इस 0 से दूरी 1 से कम कम है। अगर 1 से कम दूरी है तो आप खुद देख रहे हैं -1 और 1 के इधर वाला कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये बेसिकली आपको जो दे रखा है ये -1 और 1 के बीच की बात की, इतना जो बोला है ये ऐसा बोला है। अब x -1 और 1 के बीच में भी होना चाहिए और साथ साथ नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, यानी प्राकृतिक संख्या, और -1 और 1 के बीच में तो केवल एक ही प्राकृतिक संख्या होती है, वो होता है 0। और 0 तो सॉरी प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, नेचुरल नंबर दिया हुआ है। लीजिए ये भी रिक्त समुच्चय हो गया, ये भी रिक्त हो गया, बिल्कुल सही, ये भी रिक्त हो गया है। समझ रहे हो? इसके अंदर सिर्फ 0 आना है, बट अगर मैं यहां z कर देता तो अब आ जाता एक सिंगलटन, एकल, बट अब ये एकल नहीं आया है, अब ये एकल नहीं आया है। किसी को डाउट है तो बोल दीजिए जी विद्यार्थी गणों, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। किसी को कोई भी समस्या है पूछ सकता है, शर्माने का बिल्कुल नहीं है। हाँ जी अमित यादव जी, समझ रहे हो? ठीक है, सो कम टू नेक्स्ट वन। अब यहां पर देखो, इसका इंपॉर्टेंस समझिए। यहां पर इसका मतलब था केवल रियल लाइन पर चल रहा था x, केवल एक वेरिएबल था, एक लाइन की बात कर रहा था सिर्फ। अब यहां पर x, y आ गया 2D में, ऐसे x, y, x भी और y भी। A5 के अंदर वो सभी x, y आएंगे, यानी वो सभी बिंदु आएंगे, क्योंकि ऐसे प्लेन पे ही तो आप पॉइंट पुट करते हो। जैसे 1,2 दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हो? ऐसे तो दिखाते हो। 1,2 कैसे दिखाते हो? ऐसे दिखाते हो। तो ये दर्शाने का यही मतलब है, 2D पे पॉइंट, 2D का पॉइंट, 2D का पॉइंट, 2D का पॉइंट, 1D का पॉइंट। ये कौन सी समष्टि में है? ये 2 वाली समष्टि में है, ये 2D में है, 2D में है, 2D में है, ये एक समष्टि में है। सॉरी, ओके, तो अब मैं वापस आता हूं। अब ये देखिए, ये किस चीज की इक्वेशन है? पहले देखो, ये लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन को भूल जाओ। x² + y² बराबर 1, ये किसका समीकरण है? ये किसका समीकरण है? x² + y² बराबर 1 किसका समीकरण है बच्चों? ये बिल्कुल सही, वेरी गुड। होप कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता हो। वेरी गुड। मुझे लगता है आप सबको पता है। सबको पता है। तो ये एक वृत्त का समीकरण है, एक ऐसे वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र यानी सेंटर 0, 0 है और रेडियस 1 है। भाई ये चीज किसने बताई थी? इसको हम कहां पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना। इसको किसने दिया था? डिकार्टे ने।
डिकार्टे गणितज्ञ था, क्योंकि हम इसे ये जो बिंदु यहां दर्शाते हैं ना, इन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। बचपन में हमें 5वीं 6वीं में भी आप सर्कल बनाते थे, याद होगा, याद है 5वीं 6वीं क्लास में। मगर उस समय क्या होता था, हमारे टीचर कहते थे लीजिए कंपास लो, यहां पर एक बिंदु रखो, 5 तक स्केल तक खोलो और घुमा दो। हम क्या करते थे, कंपास लेते थे, उसे घुमा देते थे। तब तक हमें पता ही नहीं था कि सर्कल ऐसा दिखता है। 11वीं में जाकर हमें पता लगा, अलजब्रा और ज्योमेट्री के बीच में संबंध दिखाया डिकार्टे ने। अलजब्रा और जो ज्योमेट्री, जो मैं सर्कल बना रहा हूं, लाइन बना रहा हूं, एलिप्स यानी दीर्घवृत्त बना रहा हूं, पैराबोला यानी परवलय बना रहा हूं, ये सब बनाते थे। मुझे तो पता ही नहीं था वाई स्क्वायर बराबर एक्स जो होता है परवलय होता है, पैराबोला होता है। हमें तो पैराबोला ऐसा पता था, ये था सर्कल, ये था लाइन। बचपन से ऐसे तो कर रहे थे, क्योंकि बचपन में क्या करते थे, ये रहा एक्स, ये है तो वाई रखो, बिंदु ये रखो, ये रखो, मिला दो, बन गई लाइन। हमें तब तक तो एहसास भी नहीं था कि सर्कल ऐसा होता है। ये तो हमने 5वीं 6वीं में, हमें थोड़ा पता था कि 5th 6th में भी आपको, अगर आपको पता था तो अच्छी बात है भाई। तुम्हें पता था तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तब तो आपको सलाम है ही वैसे। मगर हमें नहीं पता था कि सर्कल ऐसा होता है। मगर 11वीं में हमने देखा कि सर्कल इस टाइप का दिखता है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, जिसका सेंटर यानी केंद्र एच के था और त्रिज्या यानी रेडियस आर था। अच्छा चलो, ये बना दिया, ये सर्कल जिसका सेंटर 0 है और रेडियस 1 है। अब ये किस चीज की इक्वेशन है, ये भी बता दो अच्छे बच्चों की तरह। जी, ये किसकी इक्वेशन है? बिल्कुल सही, वेरी गुड जी, समझ गया। तो सबको पता है। वैसे लाइन का हम कैसे बनाते हैं, देखो, x को 0 पुट करो, y बराबर 1, y को 0 पुट करो, x बराबर 1, और इन दोनों बिंदुओं को मिला दो। बचपन से यही करते आए हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जी। अब उन्होंने बोल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 या 1 से कम। अब आप मुझे बता दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का मतलब है सर्कल के ऊपर ऊपर बराबर 1। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का योग 1 हो, लेस देन इक्वल टू 1 का या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब या तो अंदर वाला भाग या बाहर वाला भाग। अब वो कैसे पता लगता है अंदर है कि बाहर? कोई भी एक बीच का पॉइंट पुट कर दो, कोई भी, और अगर वो संतुष्ट कर गया तो अंदर है। कोई भी बाहर का पॉइंट पुट कर दो, अगर वो संतुष्ट कर गया तो बाहर है। तो आपने अंदर का एक पॉइंट 0 0 डाला, 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 0 होता है और 0 1 से कम होता है, बिल्कुल सही। तो अंदर वाला भाग, अंदर वाला। तो ये लाइन इतना बोलते ही वो सभी एक्स वाई आएंगे जो इस वृत्त के अंदर है, ठीक है। अब ये लाइन यहां देखो, मुंह किस साइड खुला हुआ है, एक्स प्लस वाई की तरफ। अब किस तरफ होगा देखें, ये रहा 0, इस तरफ होगा तो 0, उस तरफ होगा तो 0 नहीं। तो 0 प्लस 0 क्या 1 से कम होता है? नहीं सर, 0 प्लस 0 1 से कम नहीं होता। तो लाइन के बाहर, 0 0 की तरफ नहीं, बाहर। तो इसके बाहर सर्कल के अंदर, तो ये बचा। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो। मैंने क्या किया है वो देख लो, ध्यान से देखिए। मैंने सिर्फ वो वृत्त बनाया है और एक लाइन बनाई है। मैं तो सिर्फ आपको सेट समझाना चाह रहा हूं। अब वो बस मैं 1D से 2D पे पहुंच गया हूं। मैं बहुत स्टैंडर्ड वाले कर्व यूज कर रहा हूं।
और अगर यहां पर होगा तो मैं जरूर सेट में आगे वो कर्व नहीं यूज करूंगा अगर आपको दिक्कत है तो। किसी को कोई दिक्कत है पूछ लो, शर्माने का जीवन में मौका मिलेगा दोबारा। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है? देखो कोई नहीं बोल रहा है, दिक्कत शर्माओ मत। नहीं है अभी तक तो बस फिर आएगी भी नहीं दिक्कत। दिक्कत किस लिए आएगी भाई, आप पढ़ने वाले हो, हम भी थोड़ा बहुत पढ़ाने वाले हैं, फिर दिक्कत कहां है? सो अब देखो, अब यहां पर लिखा है x और y दोनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अब x और y दोनों वास्तविक संख्या होनी चाहिए, तो अब आप देख लो यहां पर जितने भी पॉइंट होंगे इस सेट के अंदर कितने पॉइंट है? अब भाई यही सारा, इसका आंसर पता क्या है? कौन से एक्स वाई आ रहे हैं? ये सभी एक्स वाई, ये जो मैंने काले काले कर रखा है, ये सभी एक्स वाई। और ये कितने पॉइंट है इसके अंदर? अनंत, इनफाइनाइट, अपरिमित। तो ये समुच्चय कैसा हो गया? इनफाइनाइट सेट हो गया। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि समुच्चय किसी भी तरीके से आ सकता है, और इसका भी बहुत फर्क पड़ता है। क्यों? जब यही सेट आ गया जेड, एक्स और वाई सिर्फ पूर्णांक होने चाहिए। अब ये देखिए, इस सेट में केवल यही बिंदु ऐसा है जहां पर एक्स और वाई पूर्णांक है। नहीं, एक मिनट, एक ये है एक्स और वाई पूर्णांक है, और कोई पूर्णांक है? ये दो पॉइंट हैं जो पूर्णांक है इस सेट में। इस सेट के अंदर एक तो पूर्णांक है जिसमें एक्स और वाई दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। आप समझ रहे हो? जो भी पूर्णांक लोगे वो इसके अंदर होने का मतलब इन दोनों को संतुष्ट करेगा। इन दोनों को संतुष्ट करेगा मतलब उनका जो जोड़ है वो एक या एक से बड़ा होना चाहिए। अब अगर जोड़ एक या एक से बड़ा होना चाहिए तो वो पूर्णांक क्या होना चाहिए? भाई माइनस में कोई है नहीं। अरे भाई पहले चतुर्थांश में है ना, तो दोनों के दोनों है तो पॉजिटिव या जीरो। भाई जीरो या बड़े हैं, तो अगर यहां 1 लेते हो तो ये केवल जीरो होगा, यहां 2 लेते हो तो वो इसको फेल कर जाएगा। आप देखिए भाई, इस सेट के अंदर तो वही बिंदु होने चाहिए ना जो यहां है। यहां होने को मतलब जो इसको भी संतुष्ट करे तथा इसको भी संतुष्ट करे। अब इन दोनों को संतुष्ट करे इसका मतलब क्या है? x प्लस वाई का जोड़ एक या एक से बड़ा। अब x और y का जोड़ अगर एक या एक से बड़ा करना है और कोई नेगेटिव नहीं है, x और y पहले चतुर्थांश में कहां नेगेटिव होता है? तो 1 और 0 ही ये काम कर रहा है जो इसे भी संतुष्ट कर रहा है। 0 और 1 ये काम कर रहा है जो इसे भी संतुष्ट कर रहा है, बट 2 लेते ही ये फेल है। तो केवल यही दो बिंदु है, यानी ये सेट एक फाइनाइट सेट हो गया जिसमें केवल ये दो अवयव है। मेरी बात, -1 0 कैसे आएगा बच्चे? फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x नेगेटिव नहीं होता है, समझिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कब से? फर्स्ट चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में x कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। अच्छा ये A8 करो, बाकी छोड़ो। ये x² + y² बराबर 1, ये करो 8वां ट्राई करो जी, 8वां ट्राई करें 8वां ट्राई करें। कितने पॉइंट होंगे सेट में? कितने एलिमेंट है वो भी बताओ।
कई बच्चों, एक ने कहा 2, एक ने कहा 4। ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो देखिए ये है सर्किल, तो ये पॉइंट क्या है 1 0, ये पॉइंट क्या है 0 1। अरे सर्किल ही तो है, बराबर 1। ये पॉइंट क्या है -1 0, ये पॉइंट क्या है। चीज को समझिए, इस सेट के अंदर वो सभी बिंदु आएंगे जो इस सर्कल के ऊपर है, बट इस सर्कल के ऊपर केवल जब दोनों पूर्णांक है तो वो ये बिंदु है, यानी 4 बिंदु 1 0 -1 0, 0 1 माइनस 0 1 0 -1, ऐसा 4 आएंगे। जी, सिर्फ सेकंड ग्रेड वाला कोई बच्चा जवाब दे, फर्स्ट ग्रेड वाला नहीं दे। हाँ भाई, समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? विद्यार्थियों, यस, थैंक यू। एक दो और बच्चे जवाब दे दें। क्लियर है सर? यस, वेरी गुड। सिर्फ सेकंड ग्रेड वाला, फर्स्ट ग्रेड वाला कोई ना बोले अभी। हाँ जी, समझ आ रहा है? उस बच्चे को इनाम मिलेगा जिसको समझ नहीं आ रहा। कौन ऐसा बच्चा है, जल्दी बताओ। हाँ भाई, कोई किसी को समझ नहीं आ रहा भाई, बोल दो। हाँ, गजराज सिंह, नहीं आया समझ? एक बच्चा कह रहा समझ आ गया, बस इनाम चाहिए। अच्छा ठीक है, आ जाना। सो ये था। अब कराने को मैं आपको, अभी मैंने, क्योंकि हमने ग्राफ नहीं पढ़े हैं, मैं आपको ये बता देता हूं, बच्चों को हिंट दे देता हूं, और ये घर से करना है। y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, और y बराबर मॉड x का ग्राफ ऐसा होता है। एक बार इसे करके आना है, लेस देन और ग्रेटर देन विचार करके आना है। तो ये अकेला एक होमवर्क है, ये रहने देना होमवर्क, ये रहने देना अभी। ये जिसको करना है, बाकी छोड़ देना, कोई बात नहीं, वरना ये जो पुरानी फ्री वीडियो है उसमें दिखेगा ये। A7 केवल 0 0 सेटिस्फाई हो रहा है, एक बच्चे ने कहा। अब वो तो अब मैं नहीं, चलो कराऊं क्या अभी? तो एक बार खुद ट्राई कर लेना ना, सिर्फ ये ट्राई करना, A9 रहने देना। सो ठीक है, सो ये परिमित समुच्चय, अब वो समुच्चय को किसी भी तरीके से घुमा सकता है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे हम फंक्शन इतनी जल्दी क्यों करवाते हैं। फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद आप फ्री हो जाते हो क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा खेलने के लिए। फंक्शंस में हम ग्राफ वगैरह सब पढ़ेंगे। फंक्शन हमारा चलता है 9 से 10 दिन, ठीक है ना, उसमें ग्राफ वगैरह पढ़ते हैं हम। तो इंपॉर्टेंट सेट लिखिए, महत्वपूर्ण समुच्चय, कुछ खास महत्वपूर्ण समुच्चय लिखिए। तो देखिए, पहला प्राकृतिक संख्याएं लिख ही देता हूं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो। मेरी स्टडी में ये हमेशा मैं ऐसे लिखूंगा, अपनी स्टडी में मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा, जिसे हिंदी में कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। लिख लो, प्राकृतिक संख्याएं, मैं उसे हमेशा n से दर्शाऊंगा। n से नेचुरल नंबर होता है, इसलिए उसे n से दर्शाया जाता है। ओके, मगर पेपर में कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा
आरपीएससी का मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं, बट अगर वो पेपर ढंग का बना रहा है वास्तव में, तो वो कभी भी ऐसा भी कुछ लिखता है तो उसे लिखना पड़ेगा जहां कैपिटल एन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है, वेयर कैपिटल एन डिनोट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं लिख सकता, क्योंकि किसी बुक में हो सकता है ऐसा लिखा हो, मगर वो तो बुक में तो क्या करते हैं, पहले पेज में आगे लिख देते हैं कि इस पूरी बुक में ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ऐसा लिखा जाएगा या ऐसा लिखा जाएगा। ऐसे ही अब हमारी स्टडी में मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हमेशा ऐसा लिखने वाला हूं। तो आप समझ जाइए, जब मैं निखिल लिखूंगा तो ऐसा लिखूंगा, ऐसा नहीं लिखूंगा। अब आप समझ जाइए, जब मैं ऐसा लिख रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए सर क्या लिख रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इखिल, ये निखिल नहीं है। इस n का मतलब वो सामान्य n नहीं है। तो इस n में क्या होता है, n को मैं किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, इसका मतलब है n इज डिफाइंड एज, ये जो दो बिंदुओं के बाद बराबर का निशान है, यानी n को निम्न रूप से परिभाषित किया जाता है। और वो कैसे, ओके ऐसा। पहले पूर्ण संख्याएं होती थी, आजकल वो नहीं है। ठीक है, हमारे इस थ्योरी में जरूर लिखी हुई है, बट पूर्ण संख्याएं वो तब थी जब वो पूर्ण थी। अब तो वो पूर्ण का मतलब आप नाम सोच के देखिए ना, होल नंबर, पूर्ण, पूर्ण का मतलब उसके बाहर कुछ नहीं है, अब तो उसके बाहर बहुत कुछ है। इंटीजर्स, पूर्णांक, स्टूडेंट्स इंटीजर्स यानी पूर्णांक, मैं मगर z ही दर्शाऊंगा। पूर्णांक, पूर्णांक लिखिए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4, माइनस नेचुरल नंबर -1 -2 -3 4 एंड 0, ये मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, Q से क्या हो जाता है, कोशिएंट। कोशिएंट का मतलब Q से कोशिएंट, इसलिए Q लिखा गया है, यानी परिमेय संख्याएं। Q में कैसे नंबर आते हैं, Q में सभी नंबर P बटा Q रूप के होते हैं, या लिख दो Q में वो सभी x आएंगे कि x बराबर P बटा Q होंगे, जो भी लिख दो, जहां P मैं अगर ये नहीं भी लिखता कि GCD एक एलसीएम होता था, लघुत्तम, और एक GCD होता था, 1 नहीं भी लिखता तो भी चल जाता, क्योंकि मैं कहता कि मैं सेट में एलिमेंट को रिपीट नहीं करूंगा। ये मैंने इसलिए लिख दिया कि कहीं एक बार तो आप 2/4 लिख दो और अगली बार 1/2 लिख दो, ऐसा मत करना। अपरिमेय संख्याएं, इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। तभी आपको छोटी क्लास में याद दिला दूं, छोटी क्लास में जब भी आपको दिखाना होता था कि ये संख्या अपरिमेय है, तो आप क्या करते थे, माना ये परिमेय संख्या है, और आप आखिरी में फेल करा देते थे उसे। याद है, कुछ याद आ गया होगा तो। इर्रेशनल नंबर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। जैसे कि अगर मैं हायर क्लासेस में जाऊं, सीक्वेंस वगैरह, अनुक्रम पढ़ते थे, तो उसमें डाइवर्जेंट यानी अपसारी की कोई परिभाषा नहीं है। जो कन्वर्जेंट नहीं होता वही डाइवर्जेंट होता है, यानी जो अभिसारी नहीं होता वही अपसारी होता है। उसी प्रकार से इर्रेशनल नंबर की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। उसको हम कैसे देते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इसको Q कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं, इसका मतलब होता है R माइनस Q। और उसके बाद अगला सबसे मुख्य, वास्तविक संख्याएं।
इसे आर से दर्शाते हैं, आर। और वास्तविक संख्याएं का मतलब सभी रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का संग्रह जो होता है, यानी इसका जो संघ होता है, एक बच्चा कह रहा है तुम स्टूडेंट्स रैशनल नंबर में, अब ये आपके आता नहीं है इस टाइप की चीज, चलो फिर भी रैशनल नंबर में कहा जाता है कि जो भी p बाई क्यू की फॉर्म में आप नंबर लिखोगे वो क्या होना चाहिए, वो टर्मिनेट हो जाना चाहिए। टर्मिनेटिंग या तो उसको खत्म होना पड़ेगा, या रिपीटिंग, उसे वास्तव में जब आप भाग करोगे तो वो क्या हो, एक टाइम के बाद रिपीट होना शुरू हो जाए। जबकि जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आप जब किसी नंबर, तभी तो वहां पर कई बार वैल्यू बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, यानी कोई भी नंबर अगर अपरिमेय है तो वो नंबर अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। जबकि यहां पर क्या होगा, जैसे आप कई नंबरों के ऊपर ऐसे लिखते थे ना 2.7 बार, तो ये इस टाइप के नंबर किस में आते हैं, किसकी कैटेगरी में आते हैं, परिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आते हैं। और जबकि कुछ ऐसे नंबर होते थे, इसका मतलब है 2.70000, ये भी सारे इसमें आते हैं। और जबकि आप किसी ऐसे नंबर को करो, अगर वो ऐसा आ रहा है, कुछ इस टाइप का आ रहा है, तो ये अपरिमेय संख्याओं की कैटेगरी में आ जाता है। ओह सॉरी, एक सेकेंड, रियल नंबर जिसे आर से दर्शाया जाता है, ओके। और ये आर क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए। जब तक हम समीकरण वगैरह को हल नहीं करते थे स्टूडेंट्स, जब तक हम समीकरण वगैरह को हल नहीं करते थे, तब तक स्टूडेंट्स सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही होती थी। मगर जब हम सॉल्व करने लगे, इंप्रूवमेंट होने लगी और हमारे सामने कुछ इस प्रकार के समीकरण आ गए, इस टाइप की जो कहानियां हैं वो आपकी थ्योरी में मैंने लिखी हुई है। इसलिए जब इसे सॉल्व करने लगे x² बराबर -1, तो हमें इस रियल नंबर सिस्टम से बाहर जाने की जरूरत पड़ी। और आपको पता है, इस जब मैं रियल नंबर की बात करता हूं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करता हूं, तो उसमें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती। हाँ, अगर मैं विस्तृत वास्तविक संख्याओं के निकाय यानी एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम की बात करूं, तब उसमें हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी मिलाते हैं। इसीलिए जब रियल नंबर की बात करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को इस टाइप के ब्रैकेट में रखा जाता है, यानी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी सम्मिलित नहीं है। उसे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, विस्तृत वास्तविक संख्याओं के निकाय में सम्मिलित किया जाता है। और ठीक है, जब इसको बढ़ाकर फिर हमने बनाया एक नया नंबर सिस्टम जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। वो कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे कि असल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में और रियल नंबर में मेजर डिफरेंस क्या है। वैसे रियल की हम डेफिनेशन जो होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे मतलब जब आप रियल वगैरह करोगे तब। वरना अगर मैं ऐसे कहूं कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इज रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, यानी पूर्ण क्रमित क्षेत्र होता है, जो पूर्ण भी हो, क्रमित भी हो, क्षेत्र भी हो। बट अभी मैं इस भाषा पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं क्योंकि हमने रियल नहीं पढ़ रहे हैं अभी, सिर्फ अभी जब, बट रियल भी पढ़ने के लिए मुझे कम से कम समुच्चय तो पढ़ना ही पड़ेगा। समुच्चय नहीं पढ़ेंगे तब तक हम रियल में भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी तक समझ लीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में वो जो उस लाइन के ऊपर मतलब ये इतना घना होता है ना
कि इस लाइन के ऊपर आपने जो भी पॉइंट उठा रख दिया तो उसके संगत एक नंबर मिलेगा, और जो भी आपके मन में नंबर आ रहा है 5.7326496 उसके संगत आपको एक पॉइंट मिलेगा। यानी इतना घना होता है। इस रेखा के ऊपर कोई भी बिंदु ले लो, उसके संगत आपको एक वास्तविक संख्या मिलेगी। कोई भी नंबर बोल दो, आयोटा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस लाइन के ऊपर की बात कर रहा हूं। कोई भी नंबर बोल दो, जैसा मर्जी 5.7492222963, देयर मस्ट बी अ पॉइंट ऑन दिस लाइन। इस रेखा के ऊपर उसके संगत आपको एक बिंदु मिलेगा। इतना घना होता है। सोचो जब इतना घना एक सिस्टम था हमारे पास, तो अब तक तो ऐसा ही लग रहा था ना इसके आगे तो बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर जब हमने ऐसी इक्वेशन सामने लाके खड़ी कर दी, तब हमें लगा ओह, यहां तो भाई इसको भी बढ़ाने की जरूरत पड़ गई। और तब हमारे पास आया सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की तो खैर कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको मैं नॉर्मली ऐसे दर्शाऊंगा। तो इसको हम डिटेल में, ये तो हमारे पास टॉपिक ही है, तो इसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ठीक है। सो अब आगे देखिए, नेक्स्ट वन, पता नहीं कौन सा नंबर था, चलो 6वां नंबर लिख देता हूं, अंतराल। अगला लिखे अंतराल। सेवन। सर रियल नंबर आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स? यस, जो रियल नंबर होता है वो कॉम्प्लेक्स का सबसेट होता है। मतलब अगर इनमें रिलेशन निकालना चाहूं, एवरी नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर। पूर्णांकों का समुच्चय होता है, ये ऐसा होता है। मैं इसलिए नहीं बोला ये सबसेट, अभी मैंने वर्ड सबसेट नहीं यूज किया था, उप समुच्चय वर्ड नहीं यूज किया था, इसलिए मैं लिखना नहीं चाह रहा था। उप समुच्चय वर्ड के बिना मैं अब ऐसा लिखूं तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए मैं एक्चुअली ये लिखना नहीं चाह रहा था। बट हर वास्तविक संख्या, उसका इमेजिनरी पार्ट यानी जो काल्पनिक भाग होता है वो शून्य होता है, तभी तो उसे रियल नंबर लाइन पे ही प्लॉट किया जाता है। बस वो है कि उसे लिखने का तरीका अलग होगा। नॉर्मली हम रियल नंबर को जब लिखते हैं तो सिर्फ वन डायमेंशनल में लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मैं उसको उसका सबसेट मान के चल रहा हूं तो उसे मुझे 2 डायमेंशनल में लिखना पड़ेगा। बस क्या लिखना पड़ेगा, 2 को 2,0 टाइप से, इतना है। बट वो होता उसका सबसेट है, मतलब हर वास्तविक संख्या इसके अंदर आती है, पर उसे दर्शाने का तरीका अलग होगा। बस 2 को हम लिखेंगे फिर 2,0। भाई ये इस टाइप से ऐसा चल जाता है कि नॉर्मली, बस चलो ठीक है, बाद में बताऊंगा, ये जब मैं आगे बढ़ूंगा कॉम्प्लेक्स में बताऊंगा। मैं इसको एक्चुअली उससे रिलेट कर रहा था, रीमान स्फीयर से, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो हम पढ़ते हैं ना कॉम्प्लेक्स में, एनालिसिस में। अंतराल, अंतराल में हम क्या पढ़ेंगे, माना A, B belongs to R, लिखें, माना A, B belongs to R, तब ये क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित करते हैं, ओपन इंटरवल A, इसे विवृत अंतराल कहते हैं। विवृत अंतराल, अगर यही क्लोज होता उसे संवृत अंतराल कहते हैं, इसे विवृत, ऐसे हिंदी में ऐसा लिखते हैं। ओपन, इस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये सेट कैसे परिभाषित किया गया है, इस सेट के अंदर वो सभी एक्स आएंगे। अब मुझसे पूछा जा रहा है कौन से एक्स आएंगे, जो ए से तो बड़े हों और बी से छोटे हों, तथा
वो वास्तविक संख्याएं भी होनी चाहिए। तो इसका मतलब इस ओपन इंटरवल a कॉमा बी में वो सभी x आएंगे जो a से बड़े हों, b से छोटे हों और साथ साथ वास्तविक संख्या भी हो। तो बता दीजिए ये सेट कैसा है, ये सेट कैसा है, ये कैसा सेट है? जल्दी से, अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो, परिभाषा समझ आ गई है तो कैसा सेट है? बिल्कुल सही कहा अजय ने, बिल्कुल बिल्कुल, कई बच्चों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। एक बच्चा कह रहा है विवृत अंतराल। अरे विवृत की कौन बात कर रहा है, विवृत संवृत नहीं पूछ रहा हूं, कैसा सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है ऐसा पूछ रहा हूं। मतलब कैसा है, एम्प्टी सेट है, एकल है, रिक्त है, एम्प्टी, सिंगलटन, फाइनाइट, इनफाइनाइट, वो पूछ रहा था। कैसा सेट है ये? देखा ना, नीचे नीचे को बच्चा कुछ कह रहा था। पहले से बताओ सेट में a कॉमा बी कहां से है? अरे वो रियल नंबर ही, मैं तो जब कुछ नहीं कह रहा हूं तो ओपन, अच्छा जब आपके पास नॉर्मली ओपन इंटरवल a कॉमा बी कहा जाता है तो हम मान के चल रहे हैं कुछ मेंशन नहीं है, तो a कॉमा बी के बीच के सारे रियल नंबर की बात कर रहा हूं, यही बात कर रहा हूं। तो एक बच्चे ने कहा फाइनाइट सेट है, फाइनाइट कौन सा? एक कईयों ने कहा इनफाइनाइट है। तो बच्चों ये एक परिमित समुच्चय है मगर ये फाई है, खाली सेट है, ये एक खाली सेट है। क्यों है? क्योंकि ओपन इंटरवल की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ ली है, भाई जब मैंने ओपन इंटरवल लिख दिया है तब तो मैं ऐसा ही कह रहा हूं ना खुद, इसमें मुझे क्या बताने की जरूरत है वो क्या है। अगर मैं वो खुद ऐसा कुछ लिखता तब वो ओपन इंटरवल होता ही ना। तो 2,1 के अंदर वो सभी एक्स आएंगे जो 2 से तो बड़े होंगे मगर 1 से कम होंगे, यही तो डेफिनेशन है। डेफिनेशन देखो, इस सेट के अंदर वो सभी वास्तविक संख्याएं आती है जो a से बड़ी होती है, b से कम होती है। 2 से बड़ी और 1 से छोटी कोई नंबर नहीं होता, बिल्कुल सही कहा। इसके अंदर वो सभी वास्तविक संख्याएं आएगी जो 2 से बड़ी और 1 से कम हो, और ऐसा कोई नंबर मुझे तो आज तक नहीं मिला जो 2 से बड़ा हो और 1 से कम हो जाए, इसीलिए ये सेट फाई था। तभी तो मैंने जब अब कराते वक्त कहा था इसमें तो आप एलिमेंट इधर इधर घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती से ये मत लिख देना, ऐसा मत कर दीजिएगा। तभी तो जब भी कभी सेट लिखा जाता है ओपन इंटरवल a कॉमा बी तो वो बताता है कि भाई a से बड़ा b है, या हम खुद मान लेते हैं कि a से बड़ा b है, ठीक है ना। तो ये आपको ये विवृत अंतराल, ऐसा ही इसे कहते हैं संवृत यानी क्लोज इंटरवल। इसके अंदर वो सभी x होते हैं जो a से तो बड़े या बराबर और b से कम। होपफुली तो ये अंतरालों की कहानी है। अंतराल की डेफिनेशन ऐसी होती है, जी बच्चों। और किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं ना उसे उसकी गणना कहते हैं। मैंने ये देख लिया कि फाइनाइट सेट, मतलब मैं बार बार कह रहा हूं जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या सीमित हो। तो देखिए समुच्चय की गणना,
समझिए, समुच्चय की गणना का मतलब कोई ऐसा सेट, कोई भी सेट दिया हो, चाहे वो परिमित हो चाहे अपरिमित। अगर मैं कहता हूं किसी सेट में जितने एलिमेंट होते हैं ना, जितने भी हों, 5 हो, 50 हो, 500 हो, जितने उसमें एलिमेंट होंगे उसे उस समुच्चय की गणना कहा जाता है। तो लिखें, किसी समुच्चय ए में, किसी समुच्चय ए में किसी समुच्चय ए में किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को, किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को, किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को उसकी गणना कहते हैं। किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या को उसकी गणना कहते हैं, इसे गणना कहते हैं। इसे दिस अथवा दिस, इसे दिस या फिर अथवा, जो भी लिखना है, अथवा दिस और कोई कोई ऑर्डर ऑफ ए, यानी ऐसा, बट कम है ये, तीसरा वाला कम देखने को मिलेगा। इसे दिस अथवा दिस अथवा दिस द्वारा निरूपित किया जाता है। इन तीनों में से किसी भी तरीके से निरूपित कर सकते हैं। मेरे कहने का क्या तात्पर्य है? एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए दे रखा है ए बी सी, तो ए की गणना 3 होगी। ए की गणना 3 होगी। ए की गणना कितनी होगी? 3 होगी बच्चों। ओके, ए की गणना कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। पहला दिन है, सिर्फ डेफिनेशंस पे बात चल रही है, परिभाषाएं। अगला, समुच्चय का उपसमुच्चय। किसी समुच्चय का उपसमुच्चय, ठीक है ना? समुच्चय का उपसमुच्चय, देखो इसे ऐसे लिखा जाता है। अगर मैं समुच्चय के उपसमुच्चय की बात करूं तो ऐसा होता है। अगर मैं ए को बी का उपसमुच्चय बोल रहा हूं, यानी सबसेट बोल रहा हूं, इसका मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है। अगर मैं ए को बी का सबसेट बोल रहा हूं, इसका मतलब एक, और ये सबसेट जो यूज हो रहा है ना, अब जो स्टार्ट हो रहा है सबसेट, यहां से एक क्वेश्चन तकरीबन मान लो, ए को मैं अगर बी का सबसेट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ए का हर एलिमेंट बी में है। इसमें हल्का हल्का पी एंड सी जरूर यूज होता है। हर चीज देखो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती है, पर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का। देखो, ए को बी का सबसेट कब कहते हैं? अगर ए का हर एलिमेंट बी में है। समझ गए? ए का हर एलिमेंट बी में मतलब अगर ए और ए बराबर हुए तब भी तो कहूंगा ए का हर एलिमेंट ए में है। ए का हर एलिमेंट ए में होता है, बिल्कुल होता है। इसीलिए कहा जाता है ए हर सेट का सबसेट होता है, मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है। ए का सबसेट क्यों है? क्योंकि ए का हर एलिमेंट ए में है। दैट्स व्हाई एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो लिखें, माना ए तथा बी माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए को माना
ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे, तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। स्पीड ज्यादा स्लो तो नहीं लग रही है ना आपको? ठीक है ना स्पीड? ये स्पीड ठीक है ना? ऐसे चलने दूं ना? हाँ जी, भाई इसमें सिलेबस अपने बहुत स्लो है। सही है सर। वो एक्चुअली क्या है कि इतने स्पीड में कोई दिक्कत इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जो अपनी असाइनमेंट है उसको तो हम खुद एक्स्ट्रा टाइम लेकर रिकॉर्ड कर देंगे, तो हमारा असाइनमेंट वाला समय बच जाएगा, वरना 10 महीने लग जाते। बहुत धीरे है, सही स्पीड है तो कोई बात नहीं, धीरे अब क्या करूं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, तब ए को बी का उपसमुच्चय कब कहेंगे? तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो। इसे दिस द्वारा निरूपित किया जाता है। इसे ऐसे निरूपित किया जाता है बच्चों, इसे दिस द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके, अब यही देखिए, अगर यही जब मैं ए को बी का उपसमुच्चय कह रहा हूं तो देखिए एक और डेफिनेशन होती है। ए को अगर मैं बी का उपसमुच्चय कह रहा हूं तो बी को ए का क्या कहेंगे? अधिसमुच्चय। तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहेंगे। अधि समुच्चय कहेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं